तो स्टूडेंट, अपने जो प्रीवियस लेक्चर था उस प्रीवियस लेक्चर में अपने सार्थक अंकों की परिभाषा की थी। सार्थक अंक किसे कहा जाता है, और उसके अंदर दो शब्द अपने देखे थे, परिशुद्ध और यथार्थपरक। ठीक है, इसके बाद में आज का जो टॉपिक है वो सार्थक अंकों पर ही आगे बढ़ाते हैं। और सार्थक अंकों के लिए अपने पास आता है कि सार्थक अंकों को ज्ञात कैसे किया जाए। तो अपने पास यहाँ पर जो टॉपिक बनेगा वो टॉपिक ये बनेगा कि सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियमों की बात करेंगे। ठीक है, कि सार्थक अंकों को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उनको ज्ञात करने के कुछ नियम देखेंगे। अपने भी सार्थक अंकों को किस प्रकार से अपने ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ नियमावली बनाई गई है। उस नियमावली की अपने बात करते हैं। सबसे पहले अपने पास यहाँ पर करते हैं कि अपने पास एक वैल्यू लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इसमें अपने पास जो पहला नियम हमारे पास आता है, वो पहला नियम अपने पास क्या है, वो क्या कहता है, जो सभी गैर शून्य अंक, ठीक है, सभी गैर शून्य अंक क्या होते हैं, अपना पहला नियम है वो कहता है कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, तो सभी गैर शून्य अंक क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। इसका उदाहरण मैं अगर लेता हूं इस बात का, तो जैसे मेरे पास एक उदाहरण आ जाता है 285, तो इसके अंदर शून्य है ही नहीं, तो शून्य नहीं है तो इसमें कितने अंक है, 1 2 3। तो यहाँ पर अपने पास जो सार्थक अंक आएंगे वो सार्थक अंक की संख्या के अंदर कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, तो अपन में पहला जो नियम बताया वो पहला नियम क्या कहता है कि जो सभी गैर शून्य अंक होते हैं वो क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पर अपने एक वैल्यू लिखी 285, तो 285 में कितने अंक दिखाई दे रहे हैं अपने को, 3 अंक दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या हो गया कि हमारे पास जो सार्थक अंकों की जो संख्या हो गई, वो सार्थक अंकों की संख्या हमारे पास क्या आ जाती है, 3 आ जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एक वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर, वो वैल्यू क्या है, 0.26 ml। ठीक है, अब 0.26 ml, तो यहाँ पर अपने बात कर रहे हैं कि गैर शून्य अंक कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सार्थक अंकों की जो संख्या आ जाएगी इसके अंदर, सिग्निफिकेंट जो फिगर जिसको बोला जाता है, वो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 2 आ जाएंगे। तो वो बात किसकी कर रहा है, गैर शून्य अंकों की बात कर रहा है, और गैर शून्य अंक यहाँ पर कितने अपने पास, 2 हैं। अतः इसके अंदर जो सार्थक अंकों की जो संख्या आ रही है, वो सार्थक अंकों की संख्या हमारे पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आ रहा है अपने पास, जो अगर कोई भी प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाला शून्य जो है वो कभी भी सार्थक अंक नहीं आता। ठीक है, तो अपने पास इसको दूसरे नियम को समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 2 उदाहरण लिखता हूँ, उस चीज़ को समझाता हूँ। जैसे मैंने एक लिखा 0.0025, और एक दूसरा इसके अंदर उदाहरण लिखा मैंने 0.35। ठीक है, ये तो चलो 0.35 वाला तो ऐसा उदाहरण तो हो ही चुका है अपने पास। दूसरा उदाहरण है 0.03। ठीक है, ये 2 उदाहरण लिखे गए हैं अपने पास। वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर अपने कहा कि दूसरा जो नियम अपने को क्या कहता है, वो कहता है कि प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले अंक सार्थक अंक नहीं होते। यहाँ पर अपने को मतलब सीधा सिंपल सा यहाँ पर मैं समझाऊँ आपको, तो अपने को सार्थक अंकों की गणना कहाँ से करनी है, जहाँ पर कोई अंक हो, मतलब शून्य को छोड़ दिया जाए। तो शून्य को छोड़कर जहाँ से अंक का प्रारंभ होगा वहीं से सार्थक अंकों की गणना करनी है अपने को। तो यहाँ पर देखें, पॉइंट के बाद में आपके पास ये 2 तो क्या आ गई, शून्य आ गई। तो आपने कहा कि सार्थक अंकों की गणना शून्य से तो करनी नहीं है, अपने को कहाँ से करनी है, अंक से। तो कितने अंक हो गए, 1 और 2। तो इसके अंदर जो सार्थक अंकों की संख्या आई आपके पास कितनी आ गई, 2। इसी तरह से इस उदाहरण में अगर देखें, तो इस उदाहरण में अपने पास पॉइंट के बाद में क्या आ रहा है, 0। तो इसको तो अपने बताना नहीं है, अपने को किसकी गणना करनी है, इसकी। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हैं, 1 हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो शून्य लगाए गए हैं, वो शून्य किस लिए लगाए गए हैं अपने पास, जो पॉइंट के बाद में जो अपने पास जो अंक की स्थिति है, उस अंक की स्थिति को दर्शाने के लिए यहाँ पर क्या लगाए गए हैं अपने पास, जो ये पॉइंट लगाए गए हैं। ठीक है, तो पॉइंट के बाद शून्य की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर क्या लगाए गए हैं अपने पास, ये 0 लगाए गए हैं। जैसे इसको अगर वैज्ञानिक संकेतन में अगर परिवर्तित करें, तो वैज्ञानिक संकेतन इसका क्या बन जाएगा, 2.5
गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, आपने कहाँ लेकर गए 0, 1 2 3, 10 की घात 3, ठीक है। तो 10 की घात क्या लगा दी, -3। तो अब अपने देखें यहाँ पर जो n है, n के अंदर कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास, 2 ही आ रही है। तो इसका मतलब इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। इस रूप में भी आप इसको ज्ञात कर सकते हो। अगर वैसे प्रॉब्लम आती है तो उसको वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित कर दो। जैसे यहाँ पर 0.03 है तो इसको आप क्या कर सकते हो, 3 गुणा 10 की घात -2। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सार्थक अंक कितना है, n जो कैपिटल N है उसका मान क्या, डिजिट नंबर का नंबर कितना है, 1 है। इसलिए अपने यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी आ रही है, हमारे पास 1 आ रही है। तो समझ में आ गया आपको बात कि जब तक अपने अंक की शुरुआत नहीं होगी तब तक अपने सार्थक अंकों की गणना नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर अंक की शुरुआत हुई तो शुरुआत होते ही अपने क्या कर दिया, इनको गणना शुरू कर दी। तो अपने देखा कि यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी आ गई, अपने पास 2 आ गई, ठीक है। अब अपने बात करें कि यदि ये जो शून्य है 2 अंकों के बीच में आ जाती है, ठीक है। तीसरा नियम यहाँ पर मैं बताता हूँ, तीसरा नियम मैं लेकर चलता हूँ यहाँ पर। वो तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि ये जो शून्य है, जैसे मैंने कहा 2.005, एक उदाहरण ये लिखा, एक में लिख दिया 2.005, ये 2 उदाहरण और लिख रहे हैं अपने। इन उदाहरणों में देखें कि सार्थक अंक कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये शून्य है 2 अंकों के बीच में है। तो अपने कहा था सार्थक अंकों की गणना कहाँ से की जाती है, अंक से अंक तक की जाती है। तो इसका प्रारंभ भी अंक से हो रहा है और अंत भी कहाँ पर हो रहा है, अंक में हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर सार्थक अंकों की जो संख्या आ जाती है वो कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है। इसी तरह से दूसरे उदाहरण में भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर जो शुरुआत और अंत में दोनों में क्या है, अंक है, ठीक है। तो इसका भी यहाँ पर भी अगर काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी आपके पास सार्थक अंकों की जो संख्या आ जाती है वो कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब अपने पास जब भी अपने पास जो शून्य है वो शून्य अंकों के बीच में आते हैं तो उसकी अपने यहाँ पर क्या करेंगे, गणना की जाएगी, ठीक है। तीनों नियम समझ में आ गए। यहाँ पर जो मेन जो समझने वाली बात है, जीरो को ही समझना है, जीरो किस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब अपने देखिए इसमें चौथा रूल मैं बनाता हूँ। चौथा रूल क्या बनाऊं कि जैसे मैंने ये लिखा, संख्या मैंने लिख दी 0.30। अब देखो इन दोनों उदाहरणों में अंतर क्या है, देखो यहां पर लिखा है 0.03 और यहां क्या लिख दिया 0.30। वैसे मैथ में कहते हैं कि पॉइंट के बाद में अगर जीरो आती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू बनेगी। यहाँ पर तो ये जो जीरो है वो किसको बता रहा है कि अंक से दशमलव की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जीरो किस लिए लगाया गया है कि जो अंक से दशमलव की दूरी को बताने के लिए अपने यहाँ पर जीरो लगाया गया, लेकिन यहाँ पर इस जीरो की वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की जो संख्या होती है वो कितनी बन जाती है, मेरे पास 2 बन जाती है। कितनी बन जाएगी संख्या, 2, ठीक है। क्लियर होगी चीज अपने पास यहाँ पर। तो दोनों उदाहरणों को आप ध्यान से देखो, इस उदाहरण को और इस उदाहरण को देखते हो तो इस उदाहरण में अपने जीरो को काउंट नहीं किया गया, लेकिन इस उदाहरण में क्या किया गया है, जीरो को काउंट किया गया है, ठीक है। इसी तरह से उदाहरण में और लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 0.100, कितना लिख दिया 0.100 लिख दिया। तो 0.100 जब आपने लिखा तो यहाँ पर आप देखते हो कि जो सार्थक अंकों की जो संख्या आ रही है वो सार्थक अंकों की जो संख्या है वो कितनी आ रही है आपके पास, यहाँ पर 3 आपके पास यहाँ पर सार्थक अंक आपको प्राप्त हो रहे हैं। कितने अंक प्राप्त हो गए आपको, 3 सार्थक अंकों की प्राप्ति हो गई, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ये 4 जो उदाहरण थे वो समझ में आ गए। अब इसके बाद में एक उदाहरण और लेता हूं, मैं 5वां उदाहरण लेता हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट सा उदाहरण बन जाता है। वो क्या है, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 100 और एक लिख दिया आपने 100 पॉइंट। आपने क्या लिखा, एक में तो क्या लिख दिया 100 लिखा और एक में क्या लिख दिया आपने 100 पॉइंट। तो इन दोनों उदाहरणों को अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर मैं कहता हूं कि सार्थक अंक कितना है, 1 है, जबकि यहां पर मैं कहता हूं सार्थक अंक कितना है, 3 है। अंतर क्या आया कि जीरो को जब तक काउंट नहीं करोगे तब तक वहां पर पॉइंट नहीं आ जाता। इसमें देखिए आपने कि यहाँ पर जीरो के बाद में पॉइंट नहीं आ रहा, तो जब जीरो के बाद में पॉइंट नहीं आ रहा तो आप जीरो को काउंट नहीं करोगे ऐसे उदाहरणों में, और जब जीरो के बाद में पॉइंट आ जाता है तो इसको आप काउंट करोगे। जैसे अगला उदाहरण मैं लिखता हूँ 100.0,
100.0। तो इस उदाहरण को अगर आप देखते हो तो मैं कहता हूं यहां पर जो सार्थक अंकों की जो संख्या आ रही है वो सार्थक अंकों की संख्या अपने पास कितनी आ रही है, 4 अपने को सार्थक अंक प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रूल है इस रूल को आप थोड़ा सा ध्यान देखोगे कि किस तरह से अपने सार्थक अंक अपने को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अपने यहाँ पर 5 उदाहरण जो दिए हैं, इन 5 उदाहरणों से अपने सार्थक अंकों को ज्ञात किया है, किस तरह से उनको ज्ञात किया जा सकता है। पहली बात मैंने यहाँ पर ये कही कि जो गैर शून्य अंक है वहाँ तो अपने को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो गैर शून्य अंक तो सभी क्या होंगे, सार्थक अंक ही कहलाएंगे। ठीक है, तो पहले नियम में तो अपने को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा नियम अपने जो कहा है, उस दूसरे नियम में अपने कहा है कि यदि आपके पास अंक से पहले अगर शून्य आ रही है तो अंक से पहले शून्य आने पर उस शून्य का किसी प्रकार का कोई भी औचित्य नहीं होता है। तो आप सिर्फ काउंट किसको करोगे, अंकों को ही काउंट करोगे। ठीक है, तीसरे उदाहरण में अपने ये कहा कि यदि 2 अंकों के बीच में शून्य अगर आ रही है तो आप उन शून्य को काउंट सार्थक अंकों के अंदर करोगे। ठीक है, चौथा नियम अपने कहा कि यदि अपने पास पॉइंट के बाद में 0 अगर आ रही है, अगर पॉइंट से पहले 0 अगर आ रही है, ठीक है, और पॉइंट के बाद में पहले अंक आ गया फिर 0 आ रही है, देखो यहां पर ये आ रहा है, देखो अपने पास शुरुआत कहां से करनी है, अंक से करनी है। आपने कहा कि सार्थक अंकों की गणना कहां से कहां तक करेंगे, अंक से अंक तक करेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है कि सार्थक अंकों की गणना कहां से तक होगी, अंक से अंक तक। तो यहां पर देखिए कि पॉइंट के बाद 0 आ गया, अंक की शुरुआत नहीं, अंक कहां पर आया, ये पहला अंक आया। यहां पर देखो अंक से अंक तक पॉइंट अगर आ जाता है तो जैसे ये तो अंक से अंक तक नियम आ गया, लेकिन अगर पॉइंट लग जाता है तो ये जो अगला अंक है ये शब्द अपने भले ही न हो, अंक से आप 0 तक भी कर सकते हो। कब, यदि पहले पॉइंट आ गया और उसकी दाईं तरफ अगर 0 आ रही है, पहले दशमलव आ जाए और दशमलव के दाईं तरफ अगर 0 आ रही है तो उस 0 की गणना की जाती है। ठीक है, नियम क्या कहता है अपने को कि दशमलव के बाद अंक, दशमलव के बाद क्या आ गया, अंक, फिर उसके बाद यदि 0 है तो उसे गणना करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों उदाहरणों में आप देख सकते हो आपको कंफ्यूजन दूर होता है। आपने कहा कि शुरुआत कहाँ से करनी है, अपने को अंक से करनी है। पॉइंट तो आ गया और पॉइंट के बाद में दाईं तरफ इसमें 0 आ रहा है, यहाँ पर भी पॉइंट है और पॉइंट के दाईं तरफ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि पॉइंट के बाद में शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, पहले अंक से होनी चाहिए। अंक से शुरुआत करने के बाद में 0 आती जाएगी, उन 0 को अपने काउंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में 5वां नियम क्या कहता है कि जैसे आपने 100 लिखा तो 100 में अपने पास पॉइंट लिखा ही नहीं है, तो जब आपने पॉइंट नहीं लिखा है तो यहां पर सार्थक अंक सिर्फ आपके पास कितना है, एक ही है। 100 लिख दो, 200 लिख दो, 300 लिख दो, तो वहां पर सार्थक अंकों की संख्या आपके पास कितनी है, एक ही रहेगी। यदि आप इसको क्या लिख देते हो, 100 पॉइंट लिख देते हो तो आपके पास सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़कर कितनी आ जाती है, पॉइंट के बाद में, पॉइंट से पहले जितने भी 0 है उसको आप क्या कर लोगे, काउंट कर लोगे। इसी तरह से तीसरा उदाहरण मैंने लिखा है, इस तीसरे उदाहरण को भी आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने लिखा इसको काउंट अपने करेंगे। तो ये कुछ नियम हैं, इन नियमों की सहायता से आपने क्या कर सकते हैं, सार्थक अंकों की गणना की जा सकती है। ठीक है, अब अगले पास अपने पास जो छठा नियम आता है वो क्या कहता है, जैसे अगर अपने वस्तुओं की गिनती करते हैं। ठीक है, अब वस्तुओं की गिनती से अपने पास क्या होता है, वस्तुओं की गिनती से अपने पास क्या अर्थ है, इसको समझते हैं अपने। ये भी इंपॉर्टेंट बात है अपने पास। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपने को क्या कहता है, अपने को अगला नियम वो कहता है कि अपने को कि वस्तुओं की गिनती में सार्थक अंक कितने होते हैं, अनंत होते हैं।
ठीक है, तो वस्तुओं की गिनती में जो सार्थक अंक होंगे वो सार्थक अंक हमारे पास क्या हो जाएंगे, अनंत आ जाएंगे। ठीक है, सार्थक अंकों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी अपने पास, अनंत हो जाएगी। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, उदाहरण क्या है मेरे पास, वो उदाहरण आता है मेरे पास 20 अंडे। क्या उदाहरण आता है, 20 अंडे। तो अंडा क्या है, एक वस्तु है और वस्तु की गणना कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे सार्थक अंक पूछे तो आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ पर सार्थक अंक कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पर सार्थक अंक कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि 2 गेंद, तो आप यहाँ पर ये नहीं कहोगे कि गेंद आपके पास क्या आ रही है, एक वस्तु आ रही है और वस्तु में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। तो इन दोनों ही उदाहरणों में हमारे पास जो सार्थक अंकों की जो संख्या आ रही है वो सार्थक अंक हमारे पास क्या आ रहे हैं, अनंत आपके पास सार्थक अंक आ रहे हैं। ऐसा क्यों है, अगर किसी संख्या की अगर गणना करते हैं तो संख्या की गणना में सार्थक अंक हमारे पास अनंत क्यों हो जाते हैं? इसका कारण क्या है, क्योंकि जब संख्या की गणना की जाती है तो ये दोनों ही संख्या हमारे पास कैसा मान हो जाता है, अपने पास यथार्थपरक मान हो जाता है। कैसा मान हो जाता है, यथार्थपरक मान है। दोनों ही आपके पास क्या है, यथार्थ वास्तविक मान है। ठीक है, क्योंकि अपने जब संख्या काउंट करेंगे, किसी वस्तु को काउंट करेंगे तो वस्तु के काउंटिंग में आपसे गलती तो हो नहीं सकती। सार्थक अंक तो कब ज्ञात करते हैं, मापन में अनिश्चितता के लिए ज्ञात करते हैं, लेकिन आपको संख्या काउंट करनी है। जैसे आपको कहा ये चौक काउंट करने, तो चौक के काउंटिंग में आपको गलती हो तो नहीं सकती। आप ये तो नहीं कह सकते कि चौक आपके पास है या जो अंडे हैं वो कितने हैं, 11.1 है, ये तो कभी कह नहीं सकते। अब 0.1 का अर्थ अपने पास अंडों में तो कुछ नहीं निकलेगा, 0.1 कैसे हो सकता है। या गेंद की काउंटिंग करनी है तो आपने कहा कि जो गेंद है मेरे पास वो 2.2 है। अब 0.2 क्या है, 0.2 तो गेंद में हो ही नहीं सकती। तो वस्तु की काउंटिंग में हमारे पास अनिश्चितता नहीं हो सकती, वो हमेशा कैसा मान होता है, यथार्थपरक मान होता है। तो यथार्थपरक मान होने की वजह से, ठीक है, इसके बाद में अपने कितने भी दशमलव के बाद में कितना भी अपने क्या लगा सकते हैं, इसमें शून्य लगा सकते हैं, तो कोई फर्क अपने पास नहीं पड़ता। जब यथार्थपरक मान है जैसे 2.000 कितना भी आप लगाते जाते हो तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अपने जब इसमें फर्क नहीं पड़ेगा तो ये जो मान है वो मान कैसा हो जाता है, हमारे पास अनंत मान इसका प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान देने वाली बात है, जैसे अगर आपको एग्जाम में कहीं भी अगर पूछ लेते हैं किसी वस्तु का नाम देकर या उस वस्तुओं की संख्या देकर आपको कह देता है कि 25 किताबें हैं, ठीक है, या 350 किताबें हैं, तो उनके अंदर सार्थक अंकों की संख्या बताएं, तो अपने कहेंगे जब वस्तु जब आ जाती है तो वस्तु आने की स्थिति में सार्थक अंक हमारे पास क्या हो जाते हैं, अनंत हो जाते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में हमारे पास सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको सार्थक अंक समझ में आ गए होंगे कि सार्थक अंकों को किस तरह से अपने ज्ञात करते हैं। कुछ और उदाहरण भी अपने लेंगे। इसके बाद में अपने जो टॉपिक बनाते हैं वो टॉपिक हमारे पास क्या रहता है कि सार्थक अंकों का गुणा या भाग अगर करते हैं, दो संख्याओं का गुणा और भाग जब किया जाता है, गुणा या भाग किया जाता है, तो सार्थक अंक जो परिणाम प्राप्त होगा उस परिणाम में सार्थक अंक कितने प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर अपने बात की थी कि वैज्ञानिक संकेतन से अपने गुणा भाग किया था या जोड़ घटाव किया था। तो एक स्टूडेंट का वहाँ पर कमेंट आया था कि सर आपने भाग गुणा के लिए तो बता दिया, भाग के लिए नहीं बताया। तो देखो, गुणा और भाग के लिए सेम रूल रहेगा। जो गुणा के लिए रूल है वो किसके लिए रहेगा, भाग के लिए रहेगा, इसलिए मैंने उसका उदाहरण नहीं दिया। इस तरह से मैंने एक उदाहरण जोड़ का बता दिया, तो जो जोड़ के अंदर उदाहरण लगेगा, जो नियम लगेगा वो सेम नियम किसके लिए लग जाएगा, अपने पास घटाव के लिए लग जाएगा। तो इसलिए अपने एक ही उदाहरण से उसको क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने देखो गुणा के लिए किया है, तो जो गुणा के लिए जो नियम लगेगा वो किसके लिए लग जाए, हमारे पास भाग के लिए भी वही नियम लगेगा। अब नियम क्या कहता है कि जैसे 2.5 को आपने 1.25 से गुणा किया तो गुणा करने पर आपके पास परिणाम ये प्राप्त हुआ। अब इस परिणाम देखें, अपने तीन बातें होगी अपने पास। पहली संख्या ये है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 2 है। दूसरी का जो गुणा किया गया उसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3 है।
और जो आपके पास परिणाम जो प्राप्त हुआ उस परिणाम में सार्थक अंक कितने हैं, 4 प्राप्त हो रहे हैं। तो सार्थक अंकों का नियम क्या कहता है आपको कि जो परिणाम है उस परिणाम में सदैव सार्थक अंक उतने ही आने चाहिए जब उन संख्याओं का किन्हीं भी 2 या 3 संख्याओं का आप गुणा या भाग करते हैं। तो गुणा या भाग करने पर किन्हीं 2 संख्याओं में उन 2 संख्याओं में से जिसके पास न्यूनतम सार्थक अंक है वो ही हमारे पास परिणाम में होने चाहिए। तो देखें यहां पर आपने इन 2 संख्याओं का गुणा किया। पहली संख्या में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 2। दूसरे में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3। तो आपका नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में गुणा या भाग किया जाता है। तो गुणा या भाग की जाने वाली संख्याओं में जिसके पास न्यूनतम सार्थक अंक होंगे, ठीक है, वही सार्थक अंक किस में होने चाहिए, आपके पास परिणाम में भी होने चाहिए। तो आपने कहा कि न्यूनतम सार्थक अंक, देखो जिन 2 संख्याओं में गुणा किया, एक में सार्थक अंक 3 है, एक में सार्थक अंक कितने हैं, 2 है। तो इसका मतलब जो परिणाम प्राप्त होगा उस परिणाम में हमारे पास तो सार्थक अंक कितने प्राप्त हो रहे हैं, अपने को 4 प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन नियम ये कहता है कि सार्थक अंक के पास कितने होने चाहिए, परिणाम में 2 ही होने चाहिए। तो 2 होने की वजह से मैं इस परिणाम को कैसे लिख दूंगा, 3.1 लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा, 3.1 लिख दिया जाएगा। और जैसे मैं इसको 3.1 लिखता हूं हमारे पास सार्थक अंकों की संख्या कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। समझ में आ गया ये नियम आपको कि जब आप गुणा और भाग करोगे तो जिन 2 संख्याओं के बीच में गुणा या भाग किया जाता है उन परिणाम में क्या होगा, उन 2 संख्याओं में से जिसके पास न्यूनतम सार्थक अंक है तो परिणाम में भी आपके पास क्या होगा, वो न्यूनतम सार्थक अंकों के बराबर आपको क्या लिखना पड़ेगा, वहां पर परिणाम को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नियम किसके लिए लगा, हमारे पास गुणा और भाग के लिए हमने इस नियम को लगाया। अब इसके बाद में अपने जो दूसरा लगाते हैं वो किसके लगाते हैं कि सार्थक अंकों का जोड़ना या क्या कराया जा रहा है, घटाना कराया जा रहा है। या तो उसको जोड़ कराते हैं या घटाव कराते हैं, दोनों के लिए कॉमन रूल लगेगा। अब देखो यहां पर मैंने 3 संख्याओं को जोड़ा गया। इन संख्याओं में देखते हैं, पहली संख्या के पास हमारे पास जो सार्थक अंकों की संख्या कितनी आ रही है, आपके पास 4। दूसरे में सार्थक अंकों की संख्या कितनी आ रही है, 3। और तीसरे में सार्थक अंकों की संख्या कितनी आ रही है, 4। इस तरह से जो उत्पाद प्राप्त हुआ उस उत्पाद में सार्थक अंकों की संख्या कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो सार्थक अंकों का नियम यहां पर क्या कहता है, नियम ये कहता है जोड़ या घटाव में कि दशमलव के दाईं तरफ जितने सार्थक अंक हैं किसी भी संख्या में, ऐसी संख्या जिसके अंदर दशमलव के बाद में न्यूनतम, दशमलव के दाईं तरफ न्यूनतम सार्थक अंक है, तो परिणाम में भी दशमलव के दाईं तरफ उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। ठीक है, समझ में आई, ध्यान देने वाली बात है। यहां पर टोटल सार्थक अंकों को देखा गया था, यहां पर क्या कह रहा है वो, दशमलव के दाईं तरफ कितने न्यूनतम सार्थक अंक है। यहां पर क्या कह रहा है वो अपने को कि दशमलव के दाईं तरफ कितने न्यूनतम सार्थक अंक हैं। ठीक है, दशमलव के दाईं तरफ कितने न्यूनतम सार्थक अंक है वो ही किसमें होंगे, परिणाम में। तो अब देखिए दशमलव के दाईं तरफ कितने न्यूनतम हैं, जैसे इस उदाहरण में देखिए दशमलव के दाईं तरफ न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 2। यहां पर दशमलव के दाईं तरफ न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या आपके पास कितनी आ रही है, 1। यहां पर तो 0.0 ही है ना सिर्फ, और यहां पर दशमलव के दाईं तरफ कितने सार्थक अंक हमारे पास, 3। तो वो कहता है इस आगे वाली संख्या से तो मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ये तो जितना आएगा उतना ही आएगा। दशमलव के दाईं तरफ देखा तो इस दूसरा जो हमारे पास उदाहरण था, इस दूसरा 18.0 में देखा तो दशमलव के दाईं तरफ आपके पास 1 ही सार्थक अंक है। तो परिणाम में भी दशमलव के बाद में कितना सार्थक अंक होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास जो उत्तर आएगा वो उत्तर कितना आ जाएगा, 31.1 आ जाएगा। 31 को तो छेड़ेंगे नहीं क्योंकि इसके लिए तो अपने को लेना देना नहीं है। जोड़ और घटाव में क्या कहता है, दशमलव के बाद में किसके पास न्यूनतम सार्थक अंक है। तो आपने देखा दशमलव के बाद में जिन चीजों में जोड़ किया गया था उसमें से एक संख्या के पास दशमलव के बाद में 1 सार्थक अंक है। तो यहां पर परिणाम में भी दशमलव के बाद में अपने को कितने सार्थक अंक प्राप्त होंगे, 1 सार्थक अंक की अपने को प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये नियम आपको यहां पर समझ में आ गया होगा किस तरह से अपने नियमों को लागू किया गया।
तो ये हमारे सार्थक अंकों पर नियम अपने लगा दिए। अब जो अगला जो वीडियो रहेगा उसके अंदर कुछ सार्थक अंकों के और उदाहरण लेंगे, ठीक है, उनको और स्पष्ट करेंगे और उदाहरण दिए जाएंगे आपको कि सार्थक अंकों के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं और कैसे उनको ज्ञात किया जाएगा, वो उदाहरण लिए जाएंगे। फिर इसके साथ में अपने जो एक इसमें जो टॉपिक जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, वो करेंगे कि संख्याओं का राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, उसको भी अपने क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने सीखेंगे। ठीक है, तो आपकी वीडियो कंटिन्यू डेली मिल रहे हैं आपको, इसलिए आप उनको डेली देखते जाइए। अगर जैसे आपने आज का वीडियो मिस कर दिया तो अगला जो लेक्चर होगा वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए आप इनको कंटिन्यू इनको करते रहें।